तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ई कॉमर्स तो इंटरनेट की सहायता से किसी वस्तु को बेचना या खरीदना ही ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब वेबसाइट्स हैं या जो प्रकार से प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से जो कॉमर्स करते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, वही क्या है, वही तो है ई कॉमर्स। इसके अंतर्गत उत्पादों का विज्ञापन करना एवं वस्तुओं तथा सेवाओं को बेचना खरीदना आदि शामिल है। माइकल एल्ड्रिच को विश्व में ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। माइकल एल्ड्रिच को भारत के वैथिस्वरन को ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। दुनिया भर में ई कॉमर्स वेबसाइटों सबसे लोकप्रिय उदाहरण है अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अलीबाबा है, स्नैपडील है, वॉलमार्ट है इत्यादि। अब ई कॉमर्स का विकास कैसे हुआ इसको देख लेते हैं। तो 1959 में ई कॉमर्स की नींव माइकल एल्ड्रिच द्वारा रखी गई। 1994 में जेफ बेजोस ने अमेजॉन की स्थापना की। कब? 1994। तो 1994 में जेफ बेजोस ने अमेजॉन की स्थापना की। यह प्रारंभ में केवल ऑनलाइन पुस्तकों की बिक्री करता था। अब आज देखो कितना कुछ बेच रहा है। 1995 में इससे में ईबे की स्थापना की गई। 1996 में भारत में इंडिया मार्ट की शुरुआत की गई। यह B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस को बढ़ावा देने वाली वर्तमान में लीडिंग कंपनी है। 1998 में पेपल की स्थापना की गई। इसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लोकप्रिय बनाया। 1999 में Alibaba.com की शुरुआत की गई। 2007 में फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म स्थापित हुए। फिर 2010 में पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म स्थापित हुए। फिर है प्रोजेक्ट जीरो। तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामान पर रोक लगाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्राहकों को प्रमाणिक सामान उपलब्ध करवाना है। फिर है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स हैं और ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट में पहला है मैग्नेटो। यह एक पॉपुलर ई कॉमर्स सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है। यह मर्चेंट को पावरफुल फीचर्स, इजी कस्टमाइजेशन और एडवांस एड-ऑन्स उपलब्ध करवाता है। ओरेकल कॉमर्स, तो यह B2B और B2C ई कॉमर्स सोल्यूशन प्रोवाइडर है। रेजर पे, यह भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो अंतरराष्ट्रीय भुगतान को भी एक्सेप्ट करता है। तो ये ऑनलाइन गेटवे है, भुगतान पेमेंट है ना, भुगतान पेमेंट गेटवे है। इंस्टामोजो, यह भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। साथ ही इसकी मदद से आप खुद को स्टोर फ्रंट है ना, खुद का स्टोर फ्रंट बना सकते हैं इंस्टामोजो की सहायता से। बू कॉमर्स, यह एक ऐसा ई कॉमर्स टूल है जो वर्डप्रेस ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर में परिवर्तित करता है। शॉपिफाई, 2004 में स्थापित शॉपिफाई, यह स्टोर फ्रंट सबसे बनाने हेतु टेम्पलेट्स, पेमेंट सोल्यूशन, इन्वेंट्री टूल्स आदि एक ही जगह उपलब्ध कराता है बेसिकली ये। फिर है डिमांडवेयर, तो 2004 में स्थापित यूएसए की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी। यह क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस, तो अमेजॉन है। इसकी स्थापना 1994 में जेफ बेजोस ने की थी और इनका जो मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। ईबे, इसकी स्थापना 1995 में पीरे ओमिडियार ने की थी, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। इंडिया मार्ट, तो इसकी स्थापना 1996 में दिनेश अग्रवाल ने की थी, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। फैब मार्ट, 1999 में इसकी स्थापना के बैठेश्वरन ने की थी, बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। अलीबाबा, इसकी स्थापना 1999 में जैकमा ने की थी, हांगझोउ चीन में इसका मुख्यालय है। मिंत्रा, तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। तो मिंत्रा की स्थापना 2007 में मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना एवं आशुतोष लवानिया ने की थी, बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल ने, बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। फिर पेटीएम, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, विजय शेखर शर्मा के द्वारा, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। स्नैपडील, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, कुणाल बहाल एवं रोहित बंसल के द्वारा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जबोंग, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। मीशो, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, संजीव बरनवाल एवं विदित आत्रेय के द्वारा, बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। स्विगी, तो इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, सी हर्ष मजेटी एवं नंदन रेड्डी द्वारा, उसके साथ ही साथ राहुल जेमनी भी इसमें थे, और बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। जोमेटो, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, दीपिंदर गोयल एवं पंकज चड्ढा द्वारा, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स का? तो 24/7 सर्विस उपलब्ध करवाता है, ग्लोबल रीच इसकी बहुत ज़्यादा है।
फिर है कस्टमर को होम डिलीवरी सुविधा उपलब्ध कराता है, कस्टमर के बहुमूल्य समय की बचत करता है, कस्टमर को नकदी लेन-देन से छुटकारा, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, कस्टमर के पास प्रोडक्ट वैरायटी के विकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर उत्पादों को खरीदने में कोई भौगोलिक बाधा नहीं है, तो आप यहाँ यहाँ तक कि है ना, कहीं से भी साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से कहीं से भी आप सामान मँगा सकते हैं, अन्य विदेशों से भी सामान मँगा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? शिपमेंट में देरी होती है, स्थानीय व्यापारियों को घाटा हो जाता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावना रहती ही है। आज भी इंटरनेट काफ़ी व्यक्तियों की पहुँच से दूर है, कस्टमर और सेलर एक-दूसरे को देख नहीं सकते हैं, प्रोडक्ट को केवल ऑनलाइन देख सकते हैं, उसे स्पर्श नहीं कर सकते। तो आज भी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब तक वो प्रोडक्ट को टच नहीं कर लेते हैं, उसको देख नहीं लेते हैं, तब तक वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यही है, कमियाँ तो हैं थोड़ा बहुत। ई-कॉमर्स के प्रकार तो बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, ये इंडिया मार्ट और अलीबाबा इसके उदाहरण हैं। बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एटीएम इसके उदाहरण हैं। सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो क्यूकार, ओएलएक्स, ईबे, पेपल, ये सब सी टू सी हैं। सी टू बी यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, गूगल एडसेंस और गूगल एडसेंस, शटर स्टॉक, ये इसके उदाहरण हैं। फिर है बी टू जी यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट, इसके उदाहरण क्या है? ट्रिप एडवाइजर, नोट एमपी ऑनलाइन, जी टू सी है, जी टू बी है और बी टू सी सर्विस का उदाहरण है। तो एक साथ बहुत सारी ये सर्विसेज का उदाहरण है। बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी, तो इसमें सेलर और खरीदार दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक व्यावसायिक संगठन अपने उत्पाद को दूसरे व्यावसायिक संगठन को बेचते हैं। उदाहरण के लिए एक मैन्युफैक्चरर अपना सामान थोक विक्रेता को सेल करता है और थोक विक्रेता उस सामान को रिटेलर्स को सेल करता है, जैसे alibaba.com, इंडिया मार्ट, ये यही करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई एक बिजनेस यहाँ है ना, बिजनेस ये दोनों लोग आपस में एक सामान को बेचना चाहता है, एक सामान को खरीदना चाहता है, तो ये वेबसाइट फॉर एग्जांपल अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ये प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं। तो आप एक प्रकार से प्रोडक्ट रिसीव कर लोगे, है ना, आप प्रोडक्ट रिसीव कर लोगे, आप मनी रिसीव कर लोगे, तो ये बात रहती है। बिजनेस टू कंज्यूमर, तो ऐसे ही कॉमर्स में कंपनी सीधे कस्टमर को अपना उत्पाद ऑनलाइन बेचती है, इसमें बिजनेस टू बिजनेस नहीं हो रहा, इसमें अब बिजनेस टू कंज्यूमर यानी डायरेक्ट आप इंडिया मार्ट या की जो सॉरी जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह डायरेक्ट कंज्यूमर से संपर्क करेंगे। तो इसमें ये ऐसे कॉमर्स हैं कि इसमें कंपनी सीधे कस्टमर को अपना उत्पाद ऑनलाइन बेचती है, यह सबसे अधिक उपयोग होने वाला ई कॉमर्स है। उदाहरण के लिए कस्टमर उत्पाद को ऑनलाइन इंटरनेट साइट फ्लिपकार्ट, मीजो, अमेजॉन आदि में देख सकता है, उसे ऑर्डर कर सकता है। तो यहाँ पर बिजनेस है, ये कंज्यूमर है, ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, ये प्रोडक्ट बेचना चाहता है। तो वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन, तो आपने ऑर्डर दिया और यहाँ से आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा और आप मनी को पेमेंट कर देंगे बस। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस, तो यह कंज्यूमर किसी कंपनी को सेवा या उत्पाद प्रदान करता है, तो वह जब कस्टमर किसी कंपनी को सेवा या उत्पाद प्रदान करता है तो उसे सी टू बी कहा जाता है। यह बी टू सी मॉडल का बिल्कुल उल्टा है। तो एक फोटोग्राफर अपने फोटो को किसी फ्रीलांसर वेबसाइट के माध्यम से कंपनी फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट या शटर स्टॉक को सेल करता है। तो इसमें कोई कंज्यूमर है जो कि अपने प्रोडक्ट को सेल करता है किसी बिजनेस को। तो ये जो वेबसाइट्स हैं फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट या शटर स्टॉक, ये वेबसाइट प्रकार से माध्यम का काम करती हैं कंज्यूमर को बिजनेस से जोड़ने के लिए। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो जब एक कंज्यूमर अपने उत्पाद को दूसरे कंज्यूमर को इंटरनेट के माध्यम से बेचता है तो सी टू सी का उदाहरण है। तो एक कस्टमर अपने पास कोई प्रोडक्ट रखता है जैसे कि बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, कार इत्यादि को ओएलएक्स क्विकर जैसे इंटरनेट साइट्स पर डालकर दूसरे कंज्यूमर को बेच सकता है। यही बात है, एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है। तो कंज्यूमर ए प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, फॉर एग्जांपल उसके पास कार है तो वो कार को सेल करना चाहता है, और कंज्यूमर सेकंड है जो उसको खरीदना चाहता है। तो वेबसाइट में क्यूकर है, ओएलएक्स है, तो आप उसमें डाल देते हैं और बाकायदा आपको सेलर मिल जाते हैं, बायर मिल जाते हैं। तो यही बात है, ये बिजनेस सी टू सी का उदाहरण है। फिर है बी टू जी यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो इसे बिजनेस टू गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसमें बिजनेस कंपनियां और गवर्नमेंट एजेंसी इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए ट्रिप एडवाइजर नामक कंपनी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ मिलकर सेवाओं को लोगों तक पहुंचाती है। तो बिजनेस और गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बहुत सारी जो अपने काम है वो बहुत सारे बिजनेस को दे देती हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर आपका बनना है तो अब गवर्नमेंट तो खुद से पेपर छापेगी नहीं, तो किसी कंपनी को दे देगी। तो ये है।
जो कि सर्विस को रेंडर करती है और गवर्नमेंट उस सर्विस को लेना चाहती है, और प्रकार से यही बात उसमें होती है। फिर है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, तो इसे कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जा सकता है। कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसमें कस्टमर और गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से है ना, तो इसमें कस्टमर एवं गवर्नमेंट एजेंसी के मध्य इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का आदान प्रदान होता है। एमपी ऑनलाइन की सहायता से कॉलेज की फीस और ई भुगतान आदि किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई एस्पिरेंट है तो आपको एमपीपीएससी का फॉर्म भरना है, तो आप क्या करेंगे, एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट में जाएंगे और फॉर्म भर देंगे। तो ये वेबसाइट क्या काम कर रही है, ये एक प्रकार से गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है और कंज्यूमर को भी सर्विस दे रही है। तो ये है C2 गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का उदाहरण। फिर कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के व्यापार के भौगोलिक डोमेन को प्लेटफॉर्म का स्कोप कहा जाता है। ई कॉमर्स में CSP का फुल फॉर्म क्या है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर। ई कैश का उपयोग करते समय ग्राहक को डिजिटल हस्ताक्षर कंज्यूमर या कस्टमर पब्लिक की का उपयोग किया जाता है। तो ई कैश का प्रयोग करते समय ग्राहक को डिजिटल हस्ताक्षर कस्टमर पब्लिक की का उपयोग किया जाता है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड SMS और ईमेल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारत का पहला ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म क्या है, बिलडेस्क है। स्टार 99 हैश एक डिजिटल भुगतान तकनीक सेवा है। वेब पोर्टल डेकनेट एग्रीकल्चर से संबंधित है। डेकनेट ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। विश्व का पहला 5G फोन सैमसंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। भारत का पहला 5G फोन लावा कंपनी ने अग्नि के नाम से बनाया था। फिर मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी पार्क इंदौर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में है और मध्य प्रदेश रूरल टेक्नोलॉजी पार्क है मुरैना में। ई कॉमर्स संबंधित महत्वपूर्ण शब्द बलियां, तो सबसे पहले है UPI। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यह इंटरनेट आधारित पेमेंट भुगतान करने का नवीनतम साधन है। UPI एक ऐसी पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है जो आपको सभी पेमेंट एप्स पर एक कॉमन पेमेंट इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इसकी सहायता से आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। 2016 में NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। UPI पेमेंट करते समय एमपिन का उपयोग किया जाता है। एमपिन का पूरा नाम क्या है, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह 4 या 6 अंकों का होता है। एमपिन ये 4 या 6 अंकों का होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, तो इंटरनेट के द्वारा किया गया भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहलाता है। यह एक प्रकार का फाइनेंशियल एक्सचेंज है जो सेलर और कंज्यूमर के बीच ऑनलाइन स्थापित किया जाता है। ये भुगतान क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि माध्यमों से किया जा सकता है। निफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो निफ्ट एक ऐसा तरीका है जिससे किसी बैंक के माध्यम से किसी भी दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। निफ्ट की स्थापना नवंबर 2005 में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया था। निफ्ट को मेंटेनेंस या संचालित कौन करता है, RBI, और इसके द्वारा पैसा 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के भीतर पैसा ट्रांसफर हो जाता है। फिर है RTGS रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, तो यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग है जहां पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक पर बिना कोई वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है। इस सिस्टम को RBI के द्वारा मेंटेन किया जाता है। RTGS के माध्यम से आप कम से कम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं और एकदम कोई लिमिट नहीं है। तो मिनिमम आपको 2 लाख अगर ट्रांसफर करना है तभी आप RTGS का उपयोग कर सकते हैं और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS, तो यह एक ऐसा बैंकिंग पेमेंट सिस्टम जिसके तहत रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से 24/7 कभी भी मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। IMPS की शुरुआत 2010 में की गई थी। OTP, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड एक सिक्योरिटी कोड होता है जिसमें 6 डिजिट होते हैं। OTP का उपयोग डिजिटल खातों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना कोई अकाउंट बनाते हैं तो ऐसे में आपके मोबाइल नंबर या जीमेल पर OTP आता है। OTP की सहायता से ऑनलाइन प्रोसेस में होने वाले अपराधों से बचा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपने अपना एक प्रकार से पेमेंट किया तो आपके पास OTP आएगा, तो जब OTP आएगा तो आपको डालना पड़ेगा तब जाके पेमेंट होगा। तो यही बात है। डेबिट कार्ड या ATM कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ATM कार्ड से पेमेंट करने पर सीधे आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से पैसा कटता है।
इससे आप केवल है ना, इससे आप केवल आप बैंक अकाउंट का पैसा खर्च कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड से आप अपना जो पैसा बैंक में भराते हैं खुद से, उससे ये पैसा आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड ये स्मार्ट मनी के नाम से इसको जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड आपको खरीदारी पर भुगतान के लिए धन उधार देने की सुविधा प्रदान करता है। पैसा खर्च करने के लिए आपको बैंक द्वारा एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है ना, 50,000 1,00,000, और उतनी लिमिट तक आप पैसा खर्च कर सकते हैं। उसका पेमेंट आप 45 दिनों के भीतर कर सकते हैं। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सीवीवी। तो जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो किसी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से, तो अब हमें सीवीवी नंबर एंटर करना पड़ता है। इस कोड से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। सीवीवी नंबर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप पर लिखा होता है, आपने देखा होगा इस टाइप का यहाँ पर लिखा होता है। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। तो यह बेसिकली एक हैंड होल्ड इनपुट डिवाइस है। यह बार कोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा को इनपुट करके आपके कंप्यूटर में सीधे ले जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग रिटेल व्यापार में किया जाता है। बार कोड को बनाने का श्रेय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को दिया जाता है, और इसे प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यूआर कोड, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस कोड। यह एक इनपुट डिवाइस है जो लेजर तकनीक से क्विक रिस्पांस कोड को रीड करती है। इसका उपयोग डिजिटल भुगतान के समय किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी, इसकी शुरुआत बिटकॉइन से हुई थी और इसका उपयोग ब्लॉकचेन पद्धति के तौर पर किया जाता है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। इसका उपयोग ऑनलाइन माध्यम से गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में किया जाता है। डिजिटल करेंसी एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित है। इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है। विश्व भर में 1000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं। इन सब का आधार बिटकॉइन को माना जाता है। तो प्रमुख जो क्रिप्टो करेंसियां हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, फिर है डॉग कॉइन है, फिर सोलाना है और लिब्रा है। बिटकॉइन बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह एक वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं। इसके लिए आपको डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है। बिटकॉइन का उपयोग ऑनलाइन पेमेंट में किया जा सकता है। यह पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। किसी भी देश, सरकार, बैंक या कंपनी का बिटकॉइन पर नियंत्रण नहीं होता है। ये सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आप एक प्रकार से टेरर फंडिंग वगैरह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर नियंत्रण तो किसी का रहता नहीं। बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सातोशी। मोबाइल वॉलेट या ई वॉलेट, तो मोबाइल वॉलेट एक प्रकार की भुगतान सेवा है जिसके माध्यम से पैसों का आदान प्रदान वर्चुअली किया जा सकता है। इसे मोबाइल मनी के नाम से भी जाना जाता है। तो विभिन्न एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन आदि मोबाइल वॉलेट की सुविधा प्रदान करते हैं। टाइप्स कितने होते हैं वॉलेट के? तो क्लोज्ड वॉलेट होता है एक, तो सेमी क्लोज्ड वॉलेट होता है, एक ओपन वॉलेट होता है। तो क्लोज्ड वॉलेट, इन वॉलेट के पैसों का उपयोग केवल उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किया जाता है जो वॉलेट की सुविधा देते हैं, जैसे कि ओला मनी, अमेजॉन वॉलेट इत्यादि। सेमी क्लोज्ड वॉलेट, तो इन वॉलेट से केवल आप शॉपिंग कर सकते हैं किंतु कैश नहीं निकाल सकते हैं, जैसे पेटीएम, फ्री रिचार्ज इत्यादि। फिर है ओपन वॉलेट। यह वॉलेट सिर्फ बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है। इन वॉलेट के द्वारा शॉपिंग के साथ साथ कैश भी निकाला जा सकता है, जैसे एम पैसा, पेपल इत्यादि। विभिन्न प्रकार के ई वॉलेट, तो मोबीक्विक, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी विपिन सिंह और उपासना ताकू के द्वारा। पेटीएम 2010 में इसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन वॉलेट, इसकी स्थापना 2014 में प्रमोद सक्सेना द्वारा की गई। फोन पे 2015 में इसकी स्थापना राहुल चेरी और समीर निगम के द्वारा की गई। भीम ऐप, उसकी स्थापना 2016 में आरबीआई द्वारा की गई। गूगल पे, इसकी स्थापना 2018 में गूगल इंक के द्वारा की गई। भारत पे, इसकी स्थापना 2018 में अस्नीर ग्रोवर के द्वारा की गई थी। फिर है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्डर प्लेस। तो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्डर प्लेस, तो ई कॉमर्स वेबसाइट, शॉपिंग कार्ट सिस्टम, कॉल सेंटर, वेब फॉर्म, ईमेल, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो इसमें हम देखते हैं ई कॉमर्स में 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। 5 एलिमेंट आर नीडेड इन ई कॉमर्स। सबसे पहले एक सप्लायर होना चाहिए। सप्लायर नहीं होगा तो आप सामान मंगाएंगे किससे? सप्लायर के पास वेयर हाउस होना चाहिए, नहीं तो सामान कहाँ रखेगा वो। फिर शिपिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। फिर क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो आप किस ऐप के माध्यम से या कैसे आप क्लाइंट के साथ अपने रिलेशन को स्टेब्लिश करेंगे। और ई कॉमर्स कैटलॉग भी होना चाहिए। तो जैसे फ्लिपकार्ट आपको बहुत सारी सूचियां देता है प्रोडक्ट्स की, तो ऐसी सूचियां आपको मिलनी चाहिए। ऑर्डर प्रोसेस, तो कस्टमर द्वारा उत्पाद का ऑर्डर देना, सेलर द्वारा ऑर्डर की जांच करना, सेलर को ऑर्डर का पेमेंट प्राप्त होना, गोदाम से ऑर्डर देना, सामानों की पैकेजिंग करना और सामानों को कस्टमर तक पहुंचाना। ये है ऑर्डर प्रोसेस।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्सेज ई कॉमर्स। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। यह अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया है। इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का प्रावधान है। इस अधिनियम में ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख प्रावधान। तो ई कॉमर्स यूनिट को अपने मूल देश सहित रिटर्न, रिफंड, वारंटी, एक्सचेंज, डिलीवरी एंड शिपमेंट भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण, शुल्क वापसी संबंधी विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटे के अंदर कस्टमर को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी। शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के अंदर उसका निपटारा आवश्यक है। फिर है एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑनलाइन रेवेन्यू मॉडल। तो कॉस्ट पर क्लिक CPC, विज्ञापन दाताओं से हर बार शुल्क लिया जाता है जब कोई कस्टमर उसके विज्ञापन पर क्लिक करता है। फिर कॉस्ट पर एक्शन, तो विज्ञापन दाताओं से हर बार शुल्क लिया जाता है जब कोई कस्टमर उनके विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करता है। कॉस्ट पर माइल या 1000, विज्ञापन दाताओं से जब शुल्क लिया जाता है जब विज्ञापन 1000 लोगों तक पहुंच जाता है। कॉस्ट पर लीड, विज्ञापन दाताओं से हर बार शुल्क लिया जाता है जब विज्ञापन पर उसे कोई प्रोडक्ट खरीदने की लीड मिलती है। कॉस्ट पर इंस्टॉल, तो विज्ञापन दाताओं से हर बार शुल्क लिया जाता है जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो बहुत सारी B2C साइट्स हैं जैसे कि www.amul.com, ये भारतीय है। फिर www.artmaya.com, फिर artmaya, artstal.com, bababazaar.com, flipkart.com। फिर अंतर्राष्ट्रीय में www.britishshopping.com, shopnow.com, amazon.com और ebay.com। फिर www.india.com, www.baji.com, फिर indiainfo.com और khuljasimsim.com। अंतर्राष्ट्रीय में mdex है, business here.com है, business surplus.com है और bit4it है। फिर है B2B साइड में www.agribuzz.com, फिर agribuzz.com, apnaloan.com और auction india, ये भारतीय हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय में alibaba.com, ariba.com, bideast.com, bizology.com, ये सब। विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग के द्वारा। तो देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स आयाम व्यापार के लिए सक्षम है, विश्वव्यापी पहुंच, ग्लोबल रीच। ATM मशीन होती है B2C, ई कॉमर्स का C2C संबंधित है eBay और पेपल से। ई कॉमर्स में कौन सा पोर्ट्स वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है? तो प्रोक्योरमेंट, ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल है MP ट्रेडर्स। तो ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल है MP टेंडर्स, जेम, फिर है MPLUN, ये सब क्या है? ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जहां से सामानों की खरीदी हो जाती है ना, खरीदी की जाती है। ई कॉमर्स का लाभ तो 24/7 ये काम करने की क्षमता रखता है। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन उदाहरण है, ये B2C और B2B के उदाहरण है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो होप कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है। तो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।